अरे आखिर तुम्हें मेरी माँ से क्या ही दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है? एक तो वो तुम्हारी भलाई के बारे में इतना सोचती है कि जितना उसने मेरे बारे में नहीं सोचा। लेकिन तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें बस एक ही चीज दिखती है कि तुम्हारी सास तुम पे रोक टोक करती है, बहू ये मत कर, बहू वो मत कर, बस यही सब दिखाई देता है तुम्हें। हाँ, लेकिन वो जो तुम्हारे लिए इतना अच्छा करती है, तुम्हें बेटर बनाने की कोशिश करती है, वो तो नहीं दिखाई देगा तुम्हें। अरे दिखाई भी कैसे देगा, बुद्धि भी तो होनी चाहिए। पहले तो घुटनों में थी, लेकिन लगता है ना कि घुटनों से ना फिसल के नीचे गिर के टूट गई, या फिर चोरी हो गई। अरे बेवकूफ औरत, एक तो मेरी माँ बेचारी सीधी सादी है, कितनी भोली भाली है, या तो मंदिर में रहती है या मार्केट में रहती है। लेकिन तुम, हाँ, तुम्हें तो मेरी माँ की बस बुराई ही करनी होती है। अरे इतनी चुगलियाँ तो कोई पड़ोसन ना करे जितनी तुम अपनी सास की कर देती हो मुझसे। अरे वो मेरी माँ है, माँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं है। जो भी कहती है सही के लिए कहती है। वैसे एक बात कहूँगा, तुम्हारे अंदर ना बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। अरे पागल औरत, हाँ, शर्म आती है तुम्हें? अरे सास की बुराई कर रही हो, वो भी उसी के बेटे से। वो तो मेरी माँ ने संस्कार अच्छे दिए हैं, वरना उल्टा मैं सुना देता तुम्हें। तुम समझते क्यों नहीं हो मोहित? तुम्हारी माँ इतनी भी सीधी नहीं है जितनी कि वो दिखती है। कितना अच्छा था जब तुम्हारी माँ गांव में रहा करती थी, लेकिन जब से वो यहाँ आई है ना, उन्होंने हम सबका जीना हराम कर दिया है। हम दोनों के बीच पर्सनल लाइफ जैसा कुछ बचा ही नहीं है अब। भूलो मत, जब तुम्हारी माँ आई थी ना हमारे घर, वो मुझ पे इतने अत्याचार कर रही थी जैसे कि पता नहीं मैं उनका कौन सा दुश्मन हूँ। अरे बेटा पानी ला दो, बेटा मेरे पाँव दबा दो, बेटा ये कर दो, बेटा वो कर दो। अरे सांस तक नहीं लेने देती थी वो। और मैंने उनकी कितनी इज्जत की, कितना आदर किया, कितना सम्मान किया। एक बार रात को 2 बजे मुझे उठ के कहा तुम्हारी माँ ने कि बेटा पान ला दो। मैं भाग कर गया, कुत्ते पीछे पड़ गए। एक ने तो काट भी लिया था, लेकिन फिर भी पान लेकर आया और पान खाकर मेरे मुंह पर थूक कर कहा कि पान का स्वाद अच्छा नहीं है। अरे तुम्हारी माँ तो पागल थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अरे इतना ईगो था ना तुम्हारी माँ के अंदर कि पूछो मत। जीना हराम करके रख दिया था, लेकिन फिर भी मैंने चू तक नहीं की। और अब जब मेरी माँ की बारी आई तो तुम्हें दिक्कतें होने लगी। मेरी माँ की बुराइयां कर रही हो मुझसे। अरे पागल वागल हो क्या तुम? हाँ, पागल वागल हो क्या? मतलब तुम्हारी माँ शक्तिमान और मेरी माँ किलविश। शर्म तो आई नहीं तुम्हें? मेरे सामने आकर मेरी माँ की चुगलियां कर रही हो। यार मुझे ना तुमसे ये उम्मीद थी नहीं बिल्कुल भी। अब मेरा मूड खराब हो चुका है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अब हटो ना सामने से। अब क्या तुम्हारे पास कूद के जाऊँ? पागल कहेगी, हटो। अब मोहित ये बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन आखिर मधु इतना दुखी क्यों थी और क्यों वो अपनी सास को सहन नहीं कर पा रही थी? चलिए जानते हैं ये पूरी कहानी। मोहित जहाँ गांव का रहने वाला था, तो वही मधु शहर की रहने वाली थी। मोहित काम करने के लिए शहर आया और उससे मधु से प्यार हो गया। घर वालों की इजाजत लेकर वो शहर में मधु के साथ रहने लगा और उनकी दुनिया तब बदली जब एक दिन लता का कॉल मोहित को आया। अरे हाँ माई, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। बिटवा बहुत दिन हो गए हैं, तो का देखने का मन कर रहा है। वो का है ना, ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल पा रही है, इसी खातिर गांव नहीं आ पा रहे। लेकिन तुम चिंता मत करो, अरे जल्दी हम आएंगे आपसे मिलने। बिटवा मैं जानती हूँ मेरा बिटवा कितना बिजी रहता है, इसलिए मैंने तो का कॉल किया है और मैंने टिकट बुक कर दी है कि मैं अपने बिटवा से मिलने शहर आऊंगी। बहुरिया को भी खुशखबरी बता देना, बहुरिया भी सुन के बहुत खुश हो जाएगी। अरे क्या बात कर रही हो माई? अरे तुम तो दिल खुश कर दी हमार। अरे अब तो तुम्हारे हाथों का खाना नसीब होगा, तुम्हारी गोद में सर रखकर सोएंगे माई। अरे हम बहुत खुश हैं। अरे माई तुम जल्दी आ जाओ, हमसे इंतजार नहीं हो रहा। मोहित ये सुनकर खुश हो जाता है और ये बात मधु को बता देता है। मधु ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैंने भी माँ जी के साथ बिल्कुल भी समय नहीं बिताया। जब माँ जी आएंगी ना तो कितना अच्छा लगेगा। हम दोनों सास बहू साथ में बहुत सारा समय बिताएंगे। और तो और मैं आपको बिल्कुल भी समय नहीं दूंगी, सारा समय अपनी सास को दूंगी। इस तरह मधु अपनी सास के आने की बहुत ही खुशी मनाती है और ऐसे ही कुछ दिनों में मधु की सास शहर आती है। सास को देखकर मधु बहुत खुश होती है। सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं कि मधु अपनी सास के लिए खाना परोसते हुए कहती है, अरे अरे माँ जी खाइए ना, आज मैंने आपके लिए ना स्पेशल पोहा बनाया है और ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहुरिया ई का है, तू सुबेरे सुबेरे हमारे बिटवा को चाय और पोहा खिलाकर भेज रही है, तभी तो हमारा बिटवा इतना सूखता जा रहा है। तो का इतना नहीं होता कि सुबह सुबह रसोई में खड़ी होके थोड़ी सी मेहनत कर ले और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर हमारे बिटवा को खिला दे। माई वो का है ना, मधु को हम बोले थे कि
नाश्ते में ना कुछ हल्का सा बना दे, और लंच तो हम बाहर कर लेते हैं। ई मैं का सुन रही हूँ बहुरिया, तू हमारे बिटवा का लंच पैक करके नहीं देती है। राम 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 राम, घर में पड़े पड़े तू करती ही क्या है? अरे माई, तुम ये सब बातें छोड़ो यार, अपना मूड काहे खराब कर रही हो तुम? हाँ बस माई, तुम एक काम करना, तुम आराम करना, और हाँ आराम ज्यादा करना, क्योंकि शाम को तुम्हारा बिटवा आकर तुमसे बहुत सारी बातें करेगा। ठीक है माई? और तुम मेरी माँ का ध्यान रखना, ठीक है? मोहित ये बोलकर चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन जब मधु बहुत सारे कपड़े बटोर कर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए जा रही थी तो लता ने उसे टोकते हुए कहा, ई सब का है बहू? इतने सारे कपड़ों का ढेर काहे लगा रखा है? तू कहीं जा रही है क्या? अरे माँ जी, अब कपड़े उठाकर बेचने तो नहीं जाऊंगी ना, ये कपड़े मैं धोने के लिए जा रही हूँ। सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि तू कम से कम घर में पड़ी कपड़े तो धोती है ना, वरना तू करती ही क्या है? वैसे भी हाथ से कपड़े धोने से हाथों में लचक नहीं आती। अरे माँ जी, ये कपड़े हाथ से नहीं बल्कि मशीन से धोने जा रही हूँ। ए मोरी मैया, आजकल की शहरी बहुएं कितनी ज्यादा आलसी हो गई है, सारे कपड़े मशीन में धोना चाहती है। बहू, तू इन्हें हाथ से नहीं धो सकती क्या? माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आजकल आधुनिकीकरण का जमाना है, हर कोई मशीन का इस्तेमाल करता है, और फिर हाथ से धोने की क्या ही जरूरत है? हमारे जमाने में तो हम नदी पे कपड़े धोने के लिए जाया करते थे और लकड़ी के डंडे से कपड़ों को साफ किया करते थे। आजकल की बहुएं भी पूरी आलस से भरी हुई हैं, वो तो हाथ से कपड़ा धोना ही नहीं चाहती हैं। हे भगवान, अगर इस टाइम वो नदी का जमाना होता, भगवान जाने कैसे कपड़े धोती। माँ जी, जमाना ना बहुत बदल चुका है। कपड़े तो मैं तुझसे हाथ से ही धुलवाऊंगी। इस तरह लता अब जबरदस्ती मधु के हाथ से कपड़े धुलवाती है। जब से लता आई थी तब से मधु का जीना हराम हो गया था। वो उससे बहुत काम करवाया करती, हर चीज में रोक टोक कर दिया करती। और एक दिन मधु ने अपनी सहेली सोनम को फोन किया और कहने लगी, मैं क्या करूँ यार, ये मेरी सास तो ना मेरी सांस रोक कर ही मानेगी। जब देखो हर चीज में टोका टोकी करती रहती है। न जाने ये बुढ़िया कब गांव वापस जाएगी। अरे क्या ही करें, सास ना ऐसी ही होती है, कोई से भी कमी नहीं होती ताने देने में। मेरी सास को देख ले तू, इतनी ज्यादा वो है ना, क्या ही बोलूं मैं। अरे बड़ा परेशान कर रखा है मुझे, जीना मेरा दुश्वार कर रखा है। अरे सांस भी लो ना तो कहती है इधर आके सांस ले ले, मेरे सामने दिखनी चाहिए तू। पता नहीं क्या ही है। मैंने तो सोचा था कि ना मेरी चलो जिंदगी खराब हो रखी है, झंड हो रखी है, बेकार हो रखी है, लेकिन तेरी जिंदगी अच्छी है बहुत ज्यादा, कि तेरी सास नहीं है तेरे साथ, वो गांव में पड़ी है। लेकिन अब देख ले, तेरी सास आके ना तेरी छाती पे चढ़ी हुई है और तेरे आगे पीछे ही घूम रही है कि ये कर दे बहू, ये कर दे मेरा, ये कर दे। बड़ा जीना दुश्वार हो रखा तेरा भी, मेरे जैसा हाल हो गया तेरा भी। अब पता नहीं किस करमजली ने तुझे नजर लगा दी जो तेरी सास आकर तेरी छाती पे बैठी है। मुझे लगता है ना शायद तेरी ही नजर लगी है मुझे, तभी तो मेरी सास मेरा सरदर्द बन गई है और मेरे साथ रहने के लिए आ गई। लेकिन अब मैं मोहित को कुछ कह भी नहीं सकती, वो नाराज जो हो जाएंगे। अरे अब कर ही क्या सकते हैं, तू कुछ बोल दे तो नाराज, ना बोले तो नाराज हो जाएगी वो। एक काम कर, जैसी भी है, अच्छी बुरी बेकार घटिया, लेकिन तेरी सास है, तुझे झेलना तो पड़ेगा। अगर तेरा सर दर्द भी हो ना तो हाँ जी कह के ना काम कर दियो बस, वरना वो ना टंडप कर देगी तेरे सर पर। और वैसे भी ना तेरा वो कचुम्बर बना देगी, और वैसे भी तेरे पास कोई चारा भी नहीं है इसके अलावा। सोनम ये बोलकर फोन कट कर देती है। जिसके बाद एक दिन मधु जब अपने दोस्तों को घर पर बुलाकर उनके साथ पार्टी कर रही होती है, तभी वहाँ पर लता आती है और कहती है, क्या बात है, औरतों की क्या मीटिंग चल रही है, जरा मुझे भी तो बताओ। आंटी जी, आप नहीं समझोगी, हम अपनी फ्रेंड की बुराई कर रहे हैं। उसने ना कुछ दिन पहले अपने पति से तलाक लिया था और उसे जो प्रॉपर्टी मिली वो लेकर उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। लता भी ये सारी बातें सुनकर वहीं बैठ जाती है और कहती है, ये सब तो कुछ होना है। हमार गांव में तो एक संध्या नाम की औरत थी, वो तो अपने देवर को ही फंसा ली थी और उससे ही शादी कर ली थी। अपने ही पति को जहर देके मार दिया था उस करमजली ने। हैं जी आंटी जी, ऐसी बात है क्या? लता की ऐसी बातें सुनकर मधु की सारी सहेलियां मधु से ज्यादा ध्यान लता पर देने लगती हैं। और ये सब देखकर मधु को बहुत बुरा लगता है और वो अपने मन में कहती है, देखो तो इन्हें, ये ऐसा लग रहा है बल्कि मेरी सहेलियां नहीं मेरी सास की है। मेरी बातों से ज्यादा मेरी सास की बातों पे ध्यान दे रही हैं।
जैसे सांस ना हुई सर दर्द हो गई हो। इस तरह मधु गुस्से में वहाँ से चली जाती है और एक दिन जब मधु अपने कमरे में सो रही थी तभी लता उसके कमरे में आती है और उससे कहती है, बहुरिया, ओ बहुरिया, सुबह के 8 बज गए हैं, कब तक सोती रहेगी? चल अब चाय भी बना दे। माँ जी उठ रही हूँ, 5 मिनट दे दीजिए। मधु ये बोलती है कि लता वहाँ से जाने लगती है। तभी लता को गैस होती है और वो अचानक से एक पाद मार देती है। अब मधु की नींद बदबू से टूट जाती है और मधु कहती है, हे भगवान, ये मेरी सास या कोई राक्षस मेरे पास मुझे जगाने आई थी, लेकिन देखो तो पाद मार के चली गई। अरे भगवान, इन्हें तो ना सरहद के पार होना चाहिए, पूरा का पूरा देश ही मिटा देंगी। मधु ना चाहते हुए भी उठती है और अपनी सास के लिए चाय नाश्ता बनाकर उसको परोस देती है। धीरे धीरे उसकी सास हर चीज में उसके साथ रोक टोक किया करती। कभी उसे सब्जी काटने का तरीका बताती तो कभी खाना बनाने का नया तरीका सिखाती। घर की साफ सफाई हो या फिर कुछ और, धीरे धीरे मधु को अब इन चीजों की आदत हो गई थी। एक दिन वो सब्जी काटते हुए खुद से बोलती है, अब तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जीवन में सास की डांट सुनना ही लिखा है। जितना मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता ना, उतना ध्यान तो मेरी सास मुझ पर दे देती है। मधु अपनी सास से चिढ़ने लगी थी। समय बीतता है। एक दिन मधु किसी पार्टी में जा रही थी और उसने उसके लिए शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था। उसे छोटे कपड़ों में देखकर लता ने उसे टोकते हुए कहा, अरे मोरी मैया, ए बहुरिया, तूने ही कैसे कपड़े पहने हैं? ऐसे कपड़े घर में ही ठीक लगते हैं, बाहर पहन के जाना शोभा नहीं देता। माँ जी बस बहुत हो गया, आपने आज तक हर चीज में ना रोका टोकी की है। मैं सब कुछ सहती आई हूँ, लेकिन आपका ना कोई हक नहीं बनता कि मेरे कपड़ों को लेकर मुझे टोके। आज तक मोहित ने मुझे मेरे कपड़ों को लेकर कुछ नहीं कहा, फिर आप कौन होती हैं जो मुझे मेरे कपड़े को लेकर कुछ भी कहती हो? माफ कर दे बहुरिया, अगर तो के बुरा लग गया हो तो, लेकिन मैं तो थोड़ी भलाई के लिए बोल रही थी। लता ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मधु मोहित को जाकर सब कुछ बताती है। भूलो मत, जब तुम्हारी माँ आई थी ना हमारे घर, वो मुझ पे इतने अत्याचार कर रही थी जैसे कि पता नहीं मैं उनका कौन सा दुश्मन हूँ। अरे बेटा पानी ला दो, बेटा मेरे पाँव दबा दो, बेटा ये कर दो, बेटा वो कर दो। अरे सांस तक नहीं लेने देती थी वो। और मैंने उनकी कितनी इज्जत की, कितना आदर किया, कितना सम्मान किया। एक बार रात को 2 बजे मुझे उठ के कहा तुम्हारी माँ ने कि बेटा पान ला दो। मैं भाग कर गया, कुत्ते पीछे पड़ गए। एक ने तो काट भी लिया था, लेकिन फिर भी पान लेकर आया और पान खाकर मेरे मुंह पर थूक कर कहा कि पान का स्वाद अच्छा नहीं है। अरे तुम्हारी माँ तो पागल थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अरे इतना ईगो था ना तुम्हारी माँ के अंदर कि पूछो मत। जीना हराम करके रख दिया था, लेकिन फिर भी मैंने चू तक नहीं की। और अब जब मेरी माँ की बारी आई तो तुम्हें दिक्कतें होने लगी। मेरी माँ की बुराइयां कर रही हो मुझसे। अरे पागल वागल हो क्या तुम? हाँ, पागल वागल हो क्या? मतलब तुम्हारी माँ शक्तिमान और मेरी माँ किलविश। शर्म तो आई नहीं तुम्हें? मेरे सामने आकर मेरी माँ की चुगलियां कर रही हो। यार मुझे ना तुमसे ये उम्मीद थी नहीं बिल्कुल भी। अब मेरा मूड खराब हो चुका है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अब हटो ना सामने से। अब क्या तुम्हारे ऊपर से कूद के जाऊं? पागल कहीं की, हटो। और मोहित ये बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसके बाद मधु भी अपनी सहेली से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन रास्ते में कुछ लोग उसे छेड़ने लगते हैं। मधु किसी तरह से वहाँ से बचकर निकलती है, अपने घर आती है। माँ जी सही कहती हैं, भले घर की लड़कियों को ना ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाना चाहिए। हर जगह पर अपने हिसाब से कपड़े पहनना सही है। मैंने बेकार में ही माँ जी को इतना उल्टा सीधा कह दिया। अब मधु लता के कमरे में जाती है, जहाँ पर वो पैकिंग कर रही थी। अपनी सास को पैकिंग करते देख मधु अपनी सास से कहती है, माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? आप मुझसे नाराज है क्या माँ जी? देखिए ना माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहुरिया, हम तो से नाराज नहीं है। बहू हमारी भी कल की टिकट थी, लगता है मोहित ने बताया नहीं तुझे, इसलिए हम गांव जाने की पैकिंग कर रहे हैं। मधु ये सुनती है तो उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आज तक जो सास उसे सरदर्द लग रही थी, अब उसका वापस गांव जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी मैं नहीं चाहती कि आप गांव वापस जाओ। मुझे आपके साथ रहना है और मुझे आपके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मेरी माँ बचपन में मर गई थी, फिर मेरे पिता ने दूसरी शादी करी। उन्होंने मेरा ख्याल नहीं रखा। मैं अपनी मर्जी से रहती आई हूँ और आप यहाँ आई तो मुझे आपका कुछ भी कहना या फिर हर चीज में दखल अंदाजी करना लगा। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि आप जो भी कहती हो ना एकदम सही कहती हो। बच्चों के लिए माँ बाप हमेशा उनका भला ही चाहते हैं। और बहुरिया मैं तो से नाराज नहीं हूँ, लेकिन गांव में भी हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए मैं गांव जा रही हूँ। तो का अगर हमारी कोई भी बात बुरी लगी हो तो का दिल से मत लगाना।
और जब भी मौका मिले मोहित के साथ गांव आ जाना, और हमका मौका मिलेगा तो हम तो आते ही रहेंगे। इसके बाद अब मधु और लता एक दूसरे के साथ समय बिताती। अगले दिन लता ट्रेन पकड़कर वापस अपने गांव चली जाती है। कुछ दिनों के बाद मधु की सहेली सोनम का फिर से फोन आता है और वो कहती है, और बता मधु, तू कैसी है? और तेरी करमजली सास जो तेरे इतना सर दर्द करके बैठी हुई है। अरे नहीं यार, ऐसा मत बोल। देख, मेरी सास मेरा सर दर्द नहीं, बल्कि मेरी सास तो बहुत अच्छी है। मेरी गलती थी कि जो मैं उन्हें समझ नहीं पाई, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अरे उसका नाम ही सरदर्द है। अरे वो सास नहीं, सरदर्दी है। अब से अगर मेरी सास के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगी ना, तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। सोनम ये सुनकर घबरा जाती है और मधु की डांट सुनने के बाद फोन को काट देती है। मधु को समझ आ जाता है कि बड़े कभी सर का दर्द नहीं होते, उन्हें जिंदगी का तजुर्बा होता है और इसलिए वो हमेशा सही चीजें सिखाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।